नमस्कार। लगातार पिछले 12-13 दिनों से रूस और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट कब वॉर में बदल गया ये पूरी दुनिया को खबर है और इसी मुद्दे पर हर एक लोगों की नजर है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं कुमार अमित जी, जो कि राजनीतिक जगत की, कूटनीतिक जगत की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। कुमार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पहला सवाल, सीधा सवाल सरल। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, जो कि पहले केवल एक कॉन्फ्लिक्ट था 2008 की अगर हम बात करें, जो 2022 में आते आते एक भीषण युद्ध बन गया, जिम्मेदार कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं जो अमेरिका है और जो यूरोपियन देश हैं, उसने इस वार में सबसे बड़ा जिम्मेदार यूरोपियन देश और अमेरिका है। उसने फ्रंट फुट पे जो यूक्रेन देश है उनको लाया, और जब युद्ध का स्थिति आया, जब युद्ध की स्थिति पैदा हुई, तो पूरे तरीके से इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि रूस के साथ रूस का जो कूटनीति है, रूस जिस तरीके से हमला करती है, जिस तरीके से उस पर लगातार बम गिराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूस से सीधी तौर पे मैदान में खुली चुनौती नहीं दे सकते हैं। और इसमें जो यूक्रेन देश है, यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से इसमें फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि रसिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है और उसमें उसके हथियार और जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और नाटो देश, यूरोपियन कंट्री जिम्मेदार है। पिछले 12-13 दिनों से युद्ध चल रहा है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला। अगर ये युद्ध ज्यादा खिंचता है, 2 बार भारत अब्सटेन कर चुका है, आगे भारत की भूमिका क्या रहने वाली है और क्या होनी चाहिए? देखा कि आपने सुना होगा, देखा होगा काफ़ी चैनलों पे, पूरे तौर पे जो इंडिया के, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इस पे स्टैंड है निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है, गणतांत्रिक देश है, और इसमें भारत का जो स्टैंड है वो लगातार निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि भारत को जो पूरी तरीके से ये पता है कि निष्पक्ष तरीके से जो संवाद के जरिए हम किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं। और जो असली मुद्दा है, जिस तरीके से रूस हर दिन हर तरीके से जो उस पर बम के गोले दाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत का ये स्टैंड रहेगा कि इस पे निष्पक्ष तरीके से संवाद के जरिए इसको संभाला जाए, और इस पे सारी दुनिया का ये नज़र है। और अमेरिका ने भी और रूस ने भी मोदी के इस स्टैंड को सही माना है, इसको सही करार दिया है। यूक्रेन ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है, जबकि यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया, चाहे वो पाकिस्तान से लगातार हथियार खरीदने की बात हो या फिर प्रस्ताव हो जो 1998 में परमाणु परीक्षण का प्रस्ताव था, उस पर भारत का साथ ना देना। जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया, चाहे वो 1998 हो, चाहे वो इतिहास के पन्ने पीछे, चाहे 1955 हो, चाहे 1957 हो, कश्मीर मुद्दा हो, गोवा मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, और 1971 का जो मुद्दा है वो तो बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत को किस देश का साथ देना चाहिए अगर भविष्य में भारत से पूछा जाता है? जैसे 2 बार तो भारत ने एब्सटेन कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक भारत जो है अपने स्टैंड पर कायम, मुझे लगता है कि नहीं रह पाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत का कहीं ना कहीं ये स्टैंड रहेगा कि भारत को इसमें निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, और खुली मैदान में हम रूस को चुनौती नहीं दे सकते। हालांकि जो भारत का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं रूस को साथ दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस हमेशा से ही भारत का साथ देता है। S-400 जो मिसाइल है भारत ने भी रूस से खरीदा है, और लगातार धारा 370 हटाए वो मुद्दा हो, कश्मीर का जितना भी मुद्दा आप उठा के देख ले, कहीं ना कहीं रूस, जब हमारे देश पे विकट स्थिति पैदा हुई, जब संकट का समय था, तो कहीं ना कहीं रूस हमेशा बड़े भाई की तरह जिम्मेदार व्यक्तित्व का जो एक रिश्ता होता है उसने निभाया है, और कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। और जहाँ तक बात करता हूँ यूक्रेन की, यूक्रेन पाकिस्तान का 60% जो हथियार है वो यूक्रेन से खरीदता है पाकिस्तान, और यूक्रेन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है। और इसमें यूक्रेन का जो साथ देने की बात है, तो कोई भी देश जो हमारा साथ हमेशा से देता आ रहा है, तो इस बात को भारत को कतई नहीं भूलना चाहिए। अगर इस पे भारत रूस का साथ नहीं देती है, तो रूस कहीं ना कहीं चाइना से हाथ मिला लेगा, और चाइना को और रूस मिलकर के भारत की जो संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं भारत की जो संप्रभुता उनसे खिलवाड़ की जाएगी, और भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो भारत का जो स्टैंड है उसको निष्पक्ष तरीके से संवाद के जरिए सही करना होगा, और रूस का खुली चुनौती के मैदान पे खुली चुनौती नहीं दे सकता। हालांकि जो स्टैंड है अभी तक वो कहीं ना कहीं रूस का समर्थन दिखता जा रहा है।
और तभी शायद जो है ब्रिटिश वायुसेना के साथ जो वायुसेना का अभ्यास होने वाला था वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिया गया। और जैसा कि आपने बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डील अमेरिका के तमाम मना करने के बावजूद भी बरकरार है। जी, और भारत के जो विद्यार्थी हैं जो वहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, डॉक्टर मेडिकल के लिए जो जाते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं भारत इस चीज़ को माना है कि हमारे जो विद्यार्थी है, जो छात्र है वहाँ पे वो परेशान ना हो। तो उसके लिए भारत सरकार ने गुहार लगाई और रूस ने इस चीज़ को माना है। और रूस बोला, ये आश्वासन दिया है भारत सरकार को कि आपके जितने छात्र वहाँ पे हैं उनको हम सुरक्षित जगह पे पहुँचाएंगे और उसको हम जो भी सुविधा है उनको दी जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भारत का जो तिरंगा है उसका सम्मान है और भारत का जो संवाद का जो विशेषज्ञ हैं जिस पे बात करते हैं, जिसका जो एक मुद्दा होता है, तो भारत का कहीं ना कहीं जो भारत की तिरंगे का सम्मान हर देश करता आ रहा है। और भारत की जो विशाल हमारे जो देश में जो उच्च शिक्षा करने जाते हैं बाहर में, उन पे किसी भी तरह का आंच नहीं आने देंगे और इस चीज को काफी हद तक सुधारा जाएगा। तभी शायद रशिया जो है इतने दिनों से युद्ध के बावजूद भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो पूरी तरह से जो है कब्जा करने में जो है कामयाब हो गया, क्योंकि रूस का विकराल रूप हमने जो है इतिहास में देखा और कभी भी रशिया जो है युद्ध हारा नहीं। आपकी बात से जो है कहीं ना कहीं इंतफाक लोग भी रखते होंगे और हम भी उतना ही आपकी बातों का जो है सम्मान करते हैं, तरीफ देते हैं। अगला सवाल मेरा यही और अंतिम सवाल भी यही है कि अगर रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने अधिकतर जो है प्रतिबंध रशिया पर लगाए हैं, उसका कितना प्रभाव रशिया पर पड़ेगा या फिर ये केवल एक दिखावा है? क्योंकि नो फ्लाइंग जोन का जब प्रस्ताव हुआ रशिया पर लागू होने का, तब पश्चिमी देशों ने जो है हाथ अपने पीछे खींच लिए। तो क्या कहनी और कथनी की जो बात अमेरिका के लिए कही जाती है या तमाम पश्चिमी देशों के लिए कही जाती है, यूरोपीय यूनियन के लिए कही जाती है, जो 2003 में भी हमने देखा, वो एक बार फिर साबित हो गई? जी बिल्कुल, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके से 2003 में अमेरिका और जो यूरोपियन देश है और नाटो देश, उन्होंने जो इराक पे जो हमला किया था जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस चीज को जो रशिया है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान टाइम में जो शक्तिशाली देश है उसमें अमेरिका आज भी बरकरार है, पहले पैदान पे वो दिखती है। तो कहीं ना कहीं रूस को ये बात याद रखनी चाहिए और रूस का जो स्टैंड होगा वो कहीं ना कहीं इस पे जो है वो अपनी संप्रभुता से, रूस का सीधा सरल शब्दों में ये मानना था कि आप नाटो देश में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि वो रूस जो है यूक्रेन पड़ोसी देश है रूस का। तो जो आपने अलाउद्दीन पुतिन का विकराल रूप देखा है और आपने जाना है कि रूस किस तरीके से, उसकी जो हथियार है, उसका जो काम करने की शैली है और जो वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक अपने आप को ले जा सकते हैं, तो इस बात को आपको हमेशा से याद रखना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है और क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे और 10 मार्च इलेक्शन के परिणाम आएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद और जो है महंगाई मुझे लगता है बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर युद्ध लंबा खींचा, जो कि बहुत लंबा खींच चुका है अनुमान से लेके, ऐसे में इस युद्ध में भारत क्या मध्यस्थता कर सकता है? देखिए, भारत का जो इस पे जो भारत पे असर है वो क्रूड ऑयल पे पड़ने वाली है। हालांकि आपने देखा कि जो देश जहां से हमको क्रूड ऑयल मिलता है, जहां से सप्लाई की जाती है, जहां से ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो कहीं ना कहीं अगर वो देश सुरक्षित नहीं है और उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ हो रही है, अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है, तो कैसे वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो सुविधा है वो रद्द की जा सकती है। और लगातार जो तेल की महंगाई है वो बढ़ती दिखती जा रही है और इसमें जो सरकार है लगातार 5 राज्यों के 10 मार्च को नतीजे आने बाकी हैं, तो काफी कुछ बदलने वाला है और हम उसका इंतजार करना चाहिए कि 10 मार्च को क्या देखने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, किसका सत्ता होगा और क्या हमारा जो निजी जीवन है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। चाहे हम कहीं भी जाते हैं, हर चीज़ की आवश्यकता होती है, हमारी जो निजी जीवन है उसमें हर चीज़ का आवश्यकता होती है और इसमें आपको दिख जाए सरकार किसकी होगी और हमारी जो निजी जीवन है इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत कुमार अमित जी आपका आभार हम प्रकट करते हैं और आगे भी आपसे इस मुद्दे पर जो है जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कुमार अमित जी थे हमारे साथ और इन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर खुलकर चर्चा की। हमने तमाम सवाल तमाम पहलू पर पूछे और इन्होंने बारीकी से हमें एक एक चीज के मायने समझाए और एक एक चीज पर अपनी राय दी। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा, अमेरिका की कहनी और कथनी में कितना फर्क है और ये इतिहास के बारे में भी उन्होंने बताया। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद जो 2003 में इराक में बमबारी हुई थी उसके बारे में भी बताया। तमाम ऐसी बातें बताई जिससे ये साफ हो गया है कि यहां पर आपने एक उदाहरण भी सुना होगा, मैं आपको जिक्र कर दूं
कि जब दो जो है इंसान लड़ते हैं तो तीसरा जो है केवल जो है आनंद लेता है और मजे लेता है और लड़वा के खुश हो जाता है। उस तरह की कुछ ना कुछ भूमिका अमेरिका की नजर आई। ये कुमार अमित जी का जो है सार है। अब रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अब तक के लिए इतना ही, आगे भी करते रहेंगे इस मुद्दे पर बात।